आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें डॉक्टर ये लिखते हैं कि वे जब गुजर रहे थे तो उन्होंने दो बच्चों को देखा जो वेंटिलेटर पे थे और वे बिल्कुल स्थिर थे। और नर्स जो गाजा की थी, फिलिस्तीनी, उससे उन्होंने इशारे से पूछा, उसने अंग्रेजी में सिर्फ कहा शॉट शॉट। तो एक क्षण के लिए वे समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उन दोनों के सिर में गोली लगी थी। फिर एक दूसरे डॉक्टर ने लिखा है कि एक बाप अपने बच्चे को लेकर आया और वो बाप बिल्कुल ही हैरान था कि उसे क्यों नहीं गोली मारी, उसके बच्चे को क्यों गोली मारी। शुरू में वे कह रहे थे कि बच्चे रास्ते में आ रहे हैं और बच्चों को उन्होंने ढाल बना लिया है, कवच बना लिया है, इसलिए बच्चे मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दों को मारना चाहते हैं लेकिन बच्चे बीच में आ रहे हैं। जो वो कर सकते हैं वो है भारत के मुसलमानों का संहार। और भारत के और ये उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते, जिसके एवज में वो कर ये रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक न बनवाएं। ये एक तरह का अपार्थाइड या रंग भेद, नस्ल भेद। और जिसको परफेक्ट किया है दक्षिण अफ्रीका के बाद, उससे भी ज्यादा क्रूर तरीके से इसराइल ने। तो इनमें आमतौर पर तीन श्रेणियां हैं जिनको कहा जाता है छोड़ते हैं लोग। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। लेकिन इसराइल बच्चों को खासकर निशाना बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। और आज हम लोग एक खास बात किस लिए कर रहे हैं कि वो एक पत्रकारिता का सम्मान है उसमें। और यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कारों में से एक जो है यूरोपियन प्रेस प्राइज 2026 का, डच अखबार है वोक्सक्रांट की एक रिपोर्ट है जिसमें व्हाट द वुंड्स टेल, मतलब जख्म क्या बता रहे हैं, ये उसका शीर्षक है। जिसमें उन्होंने बहुत सारे गजा में मारे गए बच्चों के स्कैन्स लिए हैं, ब्रेन, दिमाग के और शरीर के, उनके मारे जाने के बाद। और उसमें पाया कि उसमें एक एक गोली जैसे कि उनको निशाना लगा के मारा गया है, जिसको लेकर इसराइल ये कहता है कि बच्चे बीच में आ गए, हम तो हमास को मारने गए गए जा रहे थे और वो बीच में आ गए। और ये एक साधारण सी बात है क्योंकि ये खबर पिछले साल वहाँ पे आई थी और अभी जाकर वो उसकी तस्दीक अब होती हुई दिखलाई पड़ रही है। और इसमें उन सारे डॉक्टरों की बयान शामिल हैं जो लोग इसको लगातार देखते रहे हैं, उन बच्चों का इलाज, वहाँ पे लोगों का इलाज करते रहे हैं। और साथ में ये तहकीकात भी करते रहे हैं कि ये किस तरह से इनको निशाना बनाया गया। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड के 17 डॉक्टर, एक नर्स का बयान है अ, जो कई अस्पतालों, कई क्लिनिकों में उन्होंने काम किया हुआ है। और सब में इनमें से 15 तो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ है, उसने एक ही बात कही कि उन्होंने कम से कम 14 ऐसे बच्चे देखे जिनकी उम्र जो थी 3 साल या 4 साल या 7 साल थी, जिनके सिर या सीने में एक ही गोली थी, जिसका मतलब, फिर से बात, एक वो स्नाइपर है, वो एक जिसको बोलते हैं मशीन गन से मारे जाने में और एक स्नाइपर की गोली से मारे जाने में जो फ़र्क होता है, वो रेखांकित होता है। और इसलिए ये अपने आप में जघन्य और सनसनीखेज घटना तो है ही, ये उसके नरसंहार को जो इज़राइल ने गज़ा लोगों के ऊपर छीन रखा है, वो और भी ज़्यादा निशंस क्रूर बनाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रकारिता को लेकर हम इन समाजों में, हमारे समाजों में, हमारी राजनीति में उसका जो महत्व जो घटता चला जा रहा है, उसको लेकर हमारी जो अपनी प्रवृत्ति उठती जा रही है, उसको भी रेखांकित करता है कि ये जानना कितना अधिक ज़रूरी है। और बिना इस सब के शायद ये बात यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती कि उस एक मरे हुए बच्चों का, मरे हुए लोगों का एक आंकड़ा होता, उसमें ये जघन्यता और क्रूरता साफ-साफ दिखलाई नहीं पड़ती। और इस बीच हम ये भी जानते हैं कि भारत अ, और इज़राइल के संबंध जो हैं वो किस-किस तरह से हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते दिखलाई पड़े हैं कि अ, हमारा भारत में कितना प्यार करते हैं लोग इज़राइलियों से और हम मुझसे। वो नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि नरेंद्र, आप मेरे सिर्फ दोस्त नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं। There are places in the world where Israel elicits enormous respect. One of them is India.
India has only 1.4 billion people. 1.4 billion, a billion and a half people almost. And Israel is very popular in India, very popular. Prime Minister Modi came here and he was, greeted with a great affection. But you should see, I was there with my wife Sarah. We visited India. It was a love fest. और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर ये कहा कि इज़राइल जो है वो इंडिया भारत जो है इज़राइल के साथ एकदम डटकर खड़ा हुआ है पूरे कन्विक्शन और फर्मली इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल फर्मली एंड इन फुल कन्विक्शन ये नरेंद्र मोदी का बयान है इज़राइल। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. तो इस सब की रोशनी में हम सब कहाँ हैं? तो इसलिए मैं हमारे खास मेहमान प्रोफेसर पूर्णानंद का स्वागत करता हूँ इस संदर्भ में बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार गजा पे और इजराइल के बारे में बात करते रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर ये कविता संग्रह भी है जो जिसमें से कुछ कविताएं हम पढ़ेंगे जो बच्चों के बारे में गजा के, और पूर्णानंद के साथ साथ मैं और अशोक वाजपेयी भी शामिल है। कविता का नाम आंसू पोंछना है शीर्षक से। तो और इस पूरी बात को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। पूर्णानंद। बहुत शुक्रिया नीतीश यह बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक तरह से गज़ा हमारे दिमाग में कहीं बहुत पीछे चला गया अगर वह है तो, जबकि गज़ा में अभी भी हत्याएं हो रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, इजराइल का हमला जारी है और वो गज़ा से आगे बढ़कर पश्चिमी तट पर चला गया है और पश्चिमी तट में रोज़ाना हत्याएं हो रही हैं, रोज़ाना बेदखल किया जा रहा है फ़िलिस्तीनियों को। और अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने और फ़िलिस्तीनियों के बेदखल होने से, और जैसे उन सारे लोगों ने मान लिया है कि यह गज़ा की नियति है और हम फ़िलिस्तीन को हम इज़राइल को ऐसा करने से, गज़ा पर कब्ज़ा करने से और फ़िलिस्तीनियों का जनसंहार करने से हम रोक नहीं सकते हैं। तो यह अभी मैं जब आपने कहा कि ये कार्यक्रम करना है तो मैं हारेट्स में पढ़ रहा था जिंदन लेवी का एक लेख, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो सेक्युलर ज़ायनिस्ट नारा है वो है वी विल एनलिस्ट एंड डाई। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वी विल एनलिस्ट एंड डाई यानी हम सेना में शामिल होंगे और मरेंगे, बल्कि उनका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे। और ये पहला मुल्क हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है जिसमें साधारण इजरायली फ़िलिस्तीनियों की हत्या करने के बारे में बहुत ही खुशी के साथ आनंद लेते हुए बात कर रहे हैं कि वे उन्हें मारना चाहते हैं, वे उन्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। इजरायली औरतें, इजरायली किशोर किशोरियाँ ये बात कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, आपस में बात करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आईडीएफ के लोगों ने बच्चों को मारते हुए खुद को रिकॉर्ड किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस बात को छिपा रहे हैं। शुरू में वे कह रहे थे कि बच्चे रास्ते में आ रहे हैं और बच्चों को उन्होंने ढाल बना लिया है, कवच बना लिया है, इसलिए बच्चे मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दों को मारना चाहते हैं लेकिन बच्चे बीच में आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, अगर आपको याद हो तो इजराइल के मंत्रियों ने यह कहना शुरू किया कि इजराइल में दरअसल हर कोई दहशतगर्द है। आप
कहते हैं बच्चा है, लेकिन बच्चा भी दहशतगर्द। और फिलिस्तीन सॉरी, फिलिस्तीन में हर बच्चा दहशतगर्द हो। और फिर उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को जीने का हक नहीं है, क्योंकि वो बड़ा होकर दहशतगर्द बनेगा, तो इसलिए हम सपोले को ही मार डालेंगे। ये सारी बातें ये जो अभी ताज़ा युद्ध शुरू हुआ, जो 2023 में शुरू हुआ था और चल रहा है लगातार, इसकी शुरुआत में ही कह दी गई थी। नेतन्याहू ने ही कहा था कि हम दरअसल सारे फिलिस्तीनी को आमलेक मानते हैं, और फिर यह एक तरह से धार्मिक कर्तव्य हमारा है उनको जड़ से उखाड़ देना। तो ये बहुत ही हृदय विदारक है। आपने जो रिपोर्ट भेजी थी, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था और उसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। जो दरअसल डॉक्टरों की ज़बानी है, जो डॉक्टर दुनिया के दूसरे मुल्कों से गए गाज़ा में इलाज करने के लिए, और उनको यूएन एजेंसियां ले गई, दूसरी राहत एजेंसियां ले गई, उनके वे बयान हैं। और वे ये कह रहे हैं कि उनको बहुत अफसोस है कि उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि उन्हें दरअसल पत्रकार की भूमिका भी निभानी चाहिए थी। इसलिए बहुत सारी बातें वे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत व्यस्त थे इलाज करना और लोगों की जान बचाने में, जिनमें ज़्यादातर लोगों की जान वो नहीं बचा सके। ये बात वे कबूल करते हैं, और किसी भी डॉक्टर के लिए इससे ज़्यादा दुखदाई, दर्दनाक बात क्या हो सकती है कि वह जानता है कि जान कैसे बचाई जाए, लेकिन वह जान नहीं बचा सकता। उसके सामने बच्चे दम तोड़ रहे हैं। अ, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसमें हेलीकॉप्टर ये लिखते हैं कि वे जब गुजर रहे थे तो उन्होंने 2 बच्चों को देखा जो वेंटिलेटर पे थे, और वे बिल्कुल स्थिर थे। और नर्स जो गाज़ा की थी, फिलिस्तीनी, उससे उन्होंने इशारे से पूछा, उसने अंग्रेजी में सिर्फ कहा शॉट शॉट। तो एक क्षण के लिए वे समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उन दोनों के सिर में गोली लगी थी, पूरा शरीर उनका ठीक था, और वे दोनों बच्चे उनके सामने धीरे धीरे मर रहे थे। तो और इस तरह के बच्चों की तादाद, फिर उन्होंने यह लिखा है कि फिर मैंने देखा कि रोज ऐसे बच्चे लाए जा रहे थे जिनके सर में एक गोली लगी हुई है या सीने में एक गोली लगी हुई है। और वो हैरान हो गए, उन्हें लगा कि लगता है हॉस्पिटल के बगल में कोई स्नाइपर है। फिर एक दूसरे डॉक्टर ने लिखा है कि एक बाप अपने बच्चे को लेकर आया, और वो बाप बिल्कुल ही हैरान था कि उसे क्यों नहीं गोली मारी, उसके बच्चे को क्यों गोली मारी। तो और उसके सामने उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो इस तरह के पीसियों बयान डॉक्टरों के उस रिपोर्ट में हैं, और मुझे नहीं मालूम कि इसको पढ़ने के बाद कोई चैन की नींद कैसे सो सकता है, हालांकि हम सारे लोग सोए थे उसके बाद भी। तो इज़राइल इस पृथ्वी का पहला देश था जो, और इज़राइल की जनता ऐसी विलक्षण जनता है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं भारत के हिंदू ऐसे ना हो जाए, जो मज़ा ले रही है फिलिस्तीनी बच्चों को मारे जाने, उसका जश्न मना रही, और वो कह रही है हम और बच्चों को मारेंगे। तो इस पूरी आबादी के बारे में क्या कहें, इसके लिए हमारे शब्द नहीं। इसकी शायद एक मिसाल ये भी है, जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो एक खुद डॉक्टर की जो डॉक्टर थी और भाजपा के नेता और बाद में शायद मंत्री भी बनी, उन्होंने बताया कि गर्भवती औरतों को मारा दंगे के दौरान। ये जो पूरा जब घृणा और जब हिंसा में बदलती है तो वो किस तरह से मैनिफेस्ट होती है सोसाइटी में, वो इसका उदाहरण हमारे भीतर और हमारे आसपास भी है, दूर नहीं है एक तरीके देखने के लिए। तो तौर पे खैर इसी पे रहे हैं अभी हम लोग फिलिस्तीन पे। तो अभी तक जो जो आंकड़े हैं उसमें 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें से 20,000 24,000 के आसपास बच्चे हैं, और 1500 से 1700 के आसपास बच्चे हैं जो 1 साल से भी छोटे बच्चे। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है, और बहस भी रही है संयुक्त राष्ट्र की जगह, बाकी जगहों पे। बाल आबादी का जो सेव द चिल्ड्रन का है ना, कि जो बच्चों की जो आबादी है उसका 2% मारा जा चुका है। जिसमें से जैसे मैंने कहा कि 1000
1009 के आसपास ऐसे थे, उस साल भर से भी कम उम्र के थे। और 850 ऐसे बच्चे थे जो युद्ध के दौरान पैदा हुए, वो जो मारे गए उस दौरान, जो 42,000 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए हैं पूरे उसके। तो ये एक अपने आप में बहुत ही डरावने जो आंकड़े हैं गाज़ा से निकले हुए, पर उसमें ये जो दिखलाई पड़ रहा है कि ये एक जानबूझकर किया गया जो आपराधिक कार्रवाई है, जो बच्चों के साथ की जा रही है, जो कि जैसा कि आपने कहा कि किसी भी और मुल्क में इस तरह से नहीं, इस स्केल पर शायद नहीं की जाती। अ, इस पे युद्ध अपराध के और भी अधिक आरोप लग रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर इज़राइल के खिलाफ ऐसा कुछ भी कर नहीं पा रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? आमतौर पे जो युद्ध होते हैं, उसको युद्ध कहना गलत है, ये एक तरह का सीधा हमला है गाज़ा पर। क्योंकि इज़राइल के खिलाफ कौन युद्ध कर रहा है? इज़राइल ने हमला कर रखा है और किया है, और वो हमला जारी है, और कहीं-कहीं उसका प्रतिरोध हो रहा है, लेकिन उससे ये कोई 2 देशों के बीच युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि एक देश इज़राइल के कब्ज़े में है, और वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर हमला कर रहा है। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी के लोग हो सकता है अपनी रक्षा में कहीं-कहीं लड़ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर वे निहत्थे हैं और मारे जा रहे हैं। जो आपने आंकड़े दिए उसके साथ यह भी बताने की ज़रूरत है कि गाज़ा अभी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जिसमें प्रति व्यक्ति पर कैपिटा एम्पुटेशन, यानी हाथ या पाँव, अंग काटा जाना, जो या अंग जिसको हम लोग कहते जो अंग हैं, अंग का काटा जाना प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा है इस वक्त पृथ्वी पर, सबसे अधिक बच्चों का और बाकी लोगों का भी। तो इस आंकड़े को भी साथ में जोड़ना चाहिए। युद्ध में आमतौर पे 3 श्रेणियां हैं जिनको कहा जाता है छोड़ते हैं लोग। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं। लेकिन इज़राइल बच्चों को खासकर निशाना बना रहा है, जैसा इस पूरी रिपोर्ट से स्पष्ट है। और वो हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं, और अब हम ऐसे वीडियोस को स्क्रॉल कर कर देते हैं देखते हुए, क्योंकि हमें लगता है हम कितना ऐसे वीडियो देखें कि एक बच्चा पानी लेकर जा रहा है और उसको एक आईडीएफ के किसी सैनिक ने मार डाला, या एक बच्चा सड़क पार कर रहा है और उसको मार डाला, वो साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उसे मार डाला। तो ये सारे दृश्य हम रोजाना सुबह से शाम तक इसके वीडियोस हमारे पास आते रहते हैं। यह एक खास इसका कारण मुझे यह प्रतीत होता है कि यह नस्लकुशी के इरादे से किया जा रहा है कि पूरी नस्ल को खत्म कर दिया जाए। तो जो बच्चे हैं उन बच्चों को ही मार डाला जाए, क्योंकि वे ही आगे बढ़ के फिलिस्तीनी बनेंगे। तो अगर आपको नस्लकुशी करनी है तो औरतों को मार देना चाहिए और बच्चों को मार देना चाहिए। इससे नस्ल खत्म हो जाएगी। और यह इरादा बार बार इजरायली जो अधिकारी हैं, इजरायली मंत्री हैं, उन सब ने जाहिर किया कि हम दरअसल पूरी नस्ल को ही खत्म कर देना चाहते हैं। उनके हिसाब से समाधान यही है, उनकी उनकी तथाकथित या काल्पनिक चुनौती का, कि बच्चों और औरतों को मार के ही वो अपना जो इज़राइल, जो उनके हिसाब से इज़राइल है बनेगा या बन रहा है या बन सलामत। एक तरह से जो हिटलर का फाइनल सॉल्यूशन था, और अब मुझे हिटलर का जिक्र करना व्यर्थ प्रतीत होता, क्योंकि हमारे सामने इजराइल है। और अब हमें अगर फैसिज्म की बात करनी चाहिए और जनसंहार की बात करनी चाहिए, तो हमें बार बार हिटलर का संदर्भ देना छोड़ देना चाहिए। हमारे सामने संदर्भ इजराइल है, इजराइल का पूरा तरीका है, उसकी टेक्निक है, और वह टेक्निक पूरी दुनिया में ऐसे लोग अपना रहे हैं, आयात कर रहे हैं, जैसे इजराइल के बुलडोजर की टेक्निक। तो आप बच्चों को सिर्फ नहीं देखते, हम घरों को बुलडोज करते हैं। और इजराइल की क्रूरता यहाँ तक है कि वो 2 और चीज़ें हैं जो फिलिस्तीनियों से जुड़ी हुई हैं। एक जैतून के वृक्ष हैं, तो उन जैतून के वृक्षों को, जिन पर एक तरह से फिलिस्तीनी संस्कृति और जैतून दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। और वो बहुत पुराने हैं।
तो वो सारे हाँ, पेड़ भी बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने हैं, लेकिन इसराइल एक एक करके उन सबको या तो काट रहा है या उनको ख़त्म कर रहा है। और दूसरे जो पश्चिमी तट से आने वाली खबरें आती हैं, वो इनकी भीड़ें हैं, जिनको वो जो सेटलर्स हैं, वो सेटलर्स चुराते हैं, मार डालते हैं। तो यह फ़िलिस्तीनियों को पूरी तरह ख़त्म कर देने का, उनको लाचार कर देने का एक अभियान है, जो इज़राइल चला रहा तो 2026 में ये हम देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने ये हो रहा है। पर साथ में जो एक और रेखांकित करने वाली बात इस खबर और इसके जो इसको जो पुरस्कार में सम्मान मिला है वो ये बात भी रेखांकित करता है कि जो दुनिया भर के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स, वॉलंटियर्स, पत्रकार जितने लोग वहाँ पर जाके जिन्होंने काम किया, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और उसके बाद वो न सिर्फ अपनी इंसानियत बनाए रहे के लिए अ, बल्कि उसको बचाने के लिए भी और साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन वो लेकर आए कि जिसके ज़रिए ये इज़राइल की जो हैवानियत है वो रेखांकित होती है। है। हाँ, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक दूसरा लेख पढ़ रहा था, जो आपने लेख भेजा उसको समझने के लिए, और कैसे इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या इसकी व्याख्या करते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टडीज़ के वेबसाइट पर छपा हुआ लेख है, द रीज़न व्हाई मेनी ऑफ द विक्टिम्स इन गाज़ा आर चिल्ड्रन इज़ नॉट व्हाट द इकोनॉमिस्ट सेज इट इज़। और ये बहुत भयानक है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट को एक बहुत सम्मानित अ, पत्र माना जाता है। और इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है? इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि ये जो इतनी ज़्यादा संख्या है बच्चों के मारे जाने की, वो इसलिए है कि फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। जो प्रजनन दर है गाज़ा का, वो बहुत ज़्यादा है। और ये मुझे इतना बीभत्स लगा ये पूरा तर्क, कि चूंकि उनकी प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है, और फिर उन्होंने यूक्रेन से तुलना की है कि यूक्रेन में इतने बच्चे नहीं मारे गए। और और इसकी वजह ये बतला रहे हैं कि दरअसल ये बच्चे इसलिए मारे जा रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहा है। तो इस तरह भी हम सारे लोग कई बार इतनी बेबस और अश्लील किस्म की व्याख्याएं करते हैं, अ, और हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। ये जो सब कुछ हो रहा है, बहुत बार लोग कहते हैं नहीं ये काफ़ी जटिल है। नहीं, ये बिल्कुल जटिल नहीं है। एक अपराधी मनोवृत्ति का देश है, अ, जो अपराधी और हत्यारी मनोवृत्ति का है, और जिसने शैतानियत की जो सीमा होती है उस सीमा को पार कर लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की, बहुत ज़्यादा राजनीतिक विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। या गाज़ा पर, और अब आप लेबनान पर उसका हमला देख लीजिए। और इज़राइल का ये जो पूरा तरीका है कि हम निशाना लगाकर मारेंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। तो किसी देश को उसके नेतृत्व से वंचित कर देंगे, जनता को उसके नेतृत्व से वंचित कर देंगे। तो डॉक्टर नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं रहेंगे। तो गाज़ा की अब सारी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई, गाज़ा के स्कूल ख़त्म होगा। यानी हम वे सारे स्रोत बंद कर देंगे, जिन स्रोतों से आप जीवन बनता है। तो पानी का स्रोत खत्म। मैं इन्हीं डॉक्टरों की रिपोर्ट जो आपने भेजी है, उन्हीं को आप पढ़िए। तो उन्होंने लिखा है कि जब वे प्रवेश करते हैं, तो उनकी तलाशी की जाती है, और जो बेबी फार्मूला है, वो बेबी फार्मूला भी इजरायली जब्त कर लेते हैं उनसे। बच्चों के लिए जो खाने को या बच्चों की दवाएं हैं, वो भी जब्त कर लेता है। और इजराइल जाहिर है इससे इनकार करता है, और इजराइल कहता है कि नहीं, हम बहुत ही मानवीय हैं। लेकिन इन डॉक्टरों की टेस्टमनी है कि किस तरह वे स्मगल करके ले गए, और कैसे उनको सावधान किया गया था, जो संस्थाएं उनको ले जा रही थी, कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोबारा आपको वापस नहीं आने देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए ये सारे टेस्टमनीज दी भी नहीं है, क्योंकि अगर वो टेस्टमनी देंगे तो वापस उनका आना असंभव है गाजा। अ, तो हमारे पास जो अभी जानकारी है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी है।
लेकिन मैं जो हाँ, कहना चाह रहा हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, इसमें कुछ भी संश्लिष्ट नहीं है और इसमें कुछ भी विश्लेषण योग्य नहीं है। हमारे सामने एक शैतान देश है और उसको रोकना, ये सबसे पहली ज़रूरत है और इसके लिए कोई बैठकर विश्लेषण करने की, कोई दार्शनिक व्याख्या करने की, मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाहिर तौर पे ये जो मतलब ये इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि थर्ड पार्टी है, ये गजा या फिलिस्तीन के लोग, ये अरब वर्ल्ड नहीं बोल रहा है, ये यूरोप के लोग हैं, वो जो वहाँ गए थे, वो ये वही बात कह रहे हैं और इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो पूरी रिपोर्ट आई है और जिन लोगों के बयान इसमें लिए गए, और इसलिए ये एक बहुत बहादुरी का काम है कि मतलब कोई वहाँ जाके उन सारे जोखिमों के बीच में, उन सारे जहाँ पे संसाधन विहीन जगहों पे जाके वो उन लोगों के साथ उनकी जान बचाने की वो कोशिश करते रहे हैं, या वो जो जर्नलिस्ट जो वहाँ पर बैठ के अभी भी खबरें करते रहे, जिसकी वो भी रिकॉर्ड संख्या में उनको उनकी भी जान वहाँ पर ली गई है। तो और फिर जो इसमें जो सवाल उठता है कि ये इज़राइल किसके दम पे करता है? बीबी नेतन्याहू को कौन है जो जो दम दे रहा है? तो उसमें 2 लोग साफ-साफ दिखलाई पड़ते हैं। एक है अमेरिका और दूसरे जो दिखलाई पड़ते हैं वो वहाँ पे वो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश की तरफ से उनके बड़े उनके साथ के समर्थक, उनकी दोस्ती, उनका भाईचारा और एक कुछ मदरलैंड, फादरलैंड टाइप का अजीब-सा वाक्य उन्होंने वहाँ पे जाके कहा था। Israel is their fatherland and India their motherland. और वो जबकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। तो वहाँ पे आप क्या आप इसमें आपको आपके साथ खेल हो रहा है या आप खेल कर रहे हैं या हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम ऐसे जघन्य निरंकुश, क्रूर सरकार के साथ क्यों दिखलाई पड़ते हैं? उसका एक कारण तो बहुत स्पष्ट है कि इज़राइल की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ही है और वो विचारधारा नस्लकुशी पर टिकी हुई है। इज़राइल अ, एक ग्रेटर इज़राइल की बात करता है, बृहत्तर इज़राइल की बात करता है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बृहत्तर भारत की बात करते हैं। अ, जिसमें ये अपने आप को असमर्थ पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नक्शा तो उनके सामने है बृहत्तर भारत का, जो वो बनाकर भारत माता को उसके सामने रखते हैं, लेकिन कभी भी वे इस नक्शे को हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी उनकी कल्पना है और महत्वाकांक्षा है और सपना है, वो ये कि पाकिस्तान पर कब्जा करें, बांग्लादेश पर कब्जा करें, बर्मा को मिला, म्यांमार को मिला लें, अफगानिस्तान को मिला लें, श्रीलंका भी उनका हो जाए। और तो ये सारा बृहत्तर भारत है, यहाँ तक कि इंडोनेशिया अ, आदि को भी, थाईलैंड को भी वे सांस्कृतिक भारत मानते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये वो नहीं कर सकते। जो वो कर सकते हैं वो है भारत के मुसलमानों का संहार और भारत के और ये उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते, जिसके एवज में वो कर ये रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक न बनवाएं। एक तरह का अपार्थाइड या रंग भेद, नस्ल भेद, और जिसको परफेक्ट किया है दक्षिण अफ्रीका के बाद, उससे भी ज़्यादा क्रूर तरीके से इजराइल ने। तो इजराइल की विचारधारा है रंग भेद की, नस्ल भेद की विचारधारा, जो भारत में आप उसको नस्ल की जगह आप धर्म कर दे सकते हैं, धर्म भेद कर दे सकते हैं। 2 तरह के कानून होंगे, एक यहूदियों के लिए होगा और एक बाकी अरब मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए होगा। वही चीज़ भारत में हम धीरे-धीरे देख रहे हैं। 2 तरह के कानून होंगे, एक जो हिंदुओं के लिए होगा और दूसरा मुसलमानों के लिए होगा और ईसाइयों के लिए भी होगा। तो यह है, संसाधनों पर पहला अधिकार हिंदुओं का होगा और मुसलमानों को यह कहा जाएगा कि वो हिंदुओं का संसाधन चुरा रहे हैं। वैसे ही जैसे इज़राइल में यहूदी कहते हैं कि इन सारे संसाधनों पर हमारा अधिकार है और इस यहाँ किसी को रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम इन सारे लोगों को निकाल देंगे। तो बृहत्तर इज़राइल में वो लेबनान पर कब्जा करना चाहते हैं, वो आगे चलकर अरब में पूरा अपना विस्तार करना चाहते हैं और इसमें बहुत कुछ उनको सफलता मिली है। तो यह एक सपने की तरह लगता है भारत के हिंदुत्ववादियों को
और उन्हें लगता है कि अरे ये इजराइल हासिल कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे, तो इजराइल उन्हें आदर्श लगने लगता है कि वो हमारा आदर्श है और हमें उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इसलिए जैसे इजराइल ने बुलडोजर का इस्तेमाल शुरू किया फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त करने में, तो वो बुलडोजर की पूरी टेक्नोलॉजी वहां से भारत में हिंदुत्ववादियों ने आयात। तो यह और उसी तरह से कैसे आप सप्रेस कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं आबादी का, इसको सीखने के लिए इजराइल से बेहतर और कोई प्रयोगशाला नहीं है। तो इसलिए इजराइल से एक नज़दीकी मालूम पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। इसमें थोड़ी विडंबना है और यह हम आप दोनों जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब बना था तो उसके बाद उसकी प्रेरणा का स्रोत मुसोलिनी और हिटलर और काफ़ी काफ़ी प्रभावित हुए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे कि किस तरह हिटलर अपने अल्पसंख्यकों से निपट रहा है। तो वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन तरीकों को अपनाने के बारे में वो सोच रहे थे। तो अब हिटलर नहीं है, लेकिन अब इजराइल है हिटलर की जगह। तो ये यहूदी और यहूदियों को भी इससे कोई एतराज नहीं है कि दरअसल एक समय आपकी हत्या करने वाला आदर्श था इनका और अब आप इनके आदर्श हैं। तो उसको भी इसमें कोई उज्र नहीं। तो यह बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह है कि इसमें कॉरपोरेट हित हैं। इजराइल के साथ जो व्यापार हो रहा है उसमें भारत के एक औद्योगिक घराने का नाम बार बार आ रहा है, एक कॉरपोरेट व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है कि और उन उसके हितों की रक्षा करने का काम भारत सरकार ने ले लिया है। इसलिए भी वह इजराइल के साथ करीबी रिश्ते बना रही है। इजराइल से जो रक्षा के मामलों का सौदा है वो भारत से सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके भी आंकड़े हमारे पास हैं। हथियार बनाने के लिए, बाकी चीज़ों करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम सप्लाई कर रहे हैं इजराइलियों को। तो यह एक तरह का व्यापारिक आर्थिक मुनाफे का रिश्ता जो एक कॉरपोरेट घराने के लिए किया जा रहा है और दूसरा विचारधारात्मक रिश्ता। ये दो रिश्ते हैं जिस वजह से नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के साथ गलबहियां करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और ध्यान रहे कि नेतन्याहू इस समय दुनिया में किसी भी देश में नेतन्याहू का स्वागत नहीं है, किसी भी देश में। कई देशों में तो वो गिरफ्तार हो जाएगा अगर वो जाए तो। युद्ध तो अपराधी हैं घोषित। हाँ, वो युद्ध अपराधी घोषित हो चुका है। और हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि वो हमको अपना दोस्त कह रहा है। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है भाई कि हम वो हमारे प्रधानमंत्री को अपना भाई कह रहा है। और साथ ही मैं देख रहा था इसमें जो यूएन जो स्पेशल रैपेटोर हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज़ की रिपोर्ट कहती है कि 2023 से 2025 के बीच में भारत उन देशों में शामिल था जिसने इजराइल को हथियार और गोला बारूद निर्यात किए। तो भारतीयों का और इस पूरे खबर में जो हम ये भी बताना चाहते हैं, खासतौर पर अगर आप भारत के और खासतौर पे हिंदू हैं और नरेंद्र मोदी के अगर समर्थक हैं, कि हम किस तरह से इसमें शरीक हैं, इस जुर्म में जो गजा के लोगों के साथ हो रहा है, कि जहाँ पे आप उनको गोला बारूद दे रहे हैं, जैसे कि हम रूस के साथ हमारा सौदा है तो वो यूक्रेन के खिलाफ जो उसने हमला किया उसमें वो फाइनेंस करता है, वो पूरा का पूरा जो तेल खरीदना जो है। वैसे ही इज़राइल के साथ जो हम कर रहे हैं वो गज़ा के लोगों को मारने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत और इसके बीच में इज़राइल से भारत ने $20.5 अरब के हथियार खरीदे 2020 से 24 के बीच में, जो आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा जो अ, हमारा उनके लिए हम सबसे बड़े उनके निर्यातक हैं हथियारों। हम हाँ, हम आयात करते हैं उनके जो हथियार हैं। तो ये जो पूरा जो हम इन्हीं के दुनिया में हमें और कोई नहीं मिला जिसके साथ हम जो है और जिनके साथ रिश्ते थे वो भी हम खराब करने में ज़्यादा लगे रहे, जो बने हुए और ऐसे रिश्ते थे। और जो कि आपने कहा कि कश्मीर हो या जैसे कि वेस्ट बैंक के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम कश्मीर की तरफ भी देख सकते हैं, बुलडोज़र की वाली बात है। और मुस्लिमों के साथ जो कुछ हो रहा है वो यहाँ पर उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं। तो ये इस पूरे उसमें ये
शायद हम ये बात कहना चाह रहे हैं, मैं ऐसा समझना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसमें शामिल हैं और उस शामिल होने की वजह जो है वो हमारा प्रधानमंत्री है, जो कि ये समझता है कि, और हमारी सरकार है जो ये समझती है कि बिना इज़राइल के हम शायद कुछ नहीं कर सकते, और उसके साथ हमको उनका सारा गलत, सारी कुरीतियों को हम समर्थन देते हैं एक तरह से, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या उनका पार्लियामेंट हो, जहाँ पे ये बात कहते हैं। और वो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे रक्षा हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे हिंसा हो, उसमें हम कहीं ना कहीं उनके साथ शामिल हैं। और वो नरेंद्र मोदी अकेले शामिल नहीं होते हैं, उनकी सरकार शामिल शामिल होती है, जिन्होंने उनको चुना है वो सब भी उसमें शामिल होते हैं फिर, क्योंकि वो हम सब उसके लिए कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं इस पूरे मामले में। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा इस बातचीत के लिए। पर इसको पहले हम इस बातचीत को खत्म करें, हम लोग इसमें से कुछ कविताएं पढ़ना चाहता था, हम लोग इस पर बात की थी। तो पहली कविता जो अगर आप पढ़ें इसमें से, जो उनकी यह कविता है ये किताब, जैसा निदेश ने कहा, कविता का काम आंसू पोंछना नहीं। यह हमने इस उम्मीद से निकाली थी 2023 में, बहुत जल्दी में अनुवाद करके, कि ये हमारी तरफ से शायद युद्ध रोकने की एक अपील होगी। हमें नहीं मालूम था कि हमें इसका दूसरा संस्करण करना पड़ेगा जब युद्ध चल रहा हो, और अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसका और कौन सा संस्करण करें और कितनी कविताएं शामिल करें। तो यह हनान मिखाइल अशरावी की कविता है, जिसका अनुवाद मितवीश त्यागी ने ही किया। कविता का शीर्षक है लगभग 4 साल के बच्चे की डायरी से। पट्टियां कल खुल जाएंगी, सोच रही हूं कि क्या संतरा आधा दिखेगा, आधा सेब, माँ का चेहरा आधा, बची हुई एक आंख से। गोली तो नहीं दिखी मुझे, पर दर्द महसूस हुआ उसका सर में फटता हुआ। उसकी छवि मिटी नहीं, वह फौजी बड़ी सी बंदूक के साथ, हड़बड़ाए हाथ, और उसकी आंखों में वह भाव। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अगर मैं उसे आंख बंद करके इतना साफ देख सकती हूँ, तो हो सकता है हमारे सर के भीतर एक जोड़ा और हो आंखें का, भरपाई करता उन आंखों की जो हम खो देते हैं। अगले महीने मेरी सालगिरह पर मेरे पास कांच की बिल्कुल नई आंख होगी। शायद चीजें थोड़ा गोल दिखाई पड़ेंगी और बीच में फैली हुई। मैंने अपने सारे कंचों में झांक कर देखा है, जिनसे दुनिया अजीबोगरीब लगती है। मैंने सुना कि एक 9 माह की बच्ची को भी खोनी पड़ी है अपनी आंख। सोच रही हूँ, क्या मेरे वाले ही फौजी ने उस पर गोली दागी? फौजी जो ढूंढता रहता है उन बच्चियों को जो उसकी आंख में सीधे देखती हैं। मैं तो थोड़ी बड़ी हूँ, लगभग 4 साल की, ठीक ठाक जिंदगी देखी है मैंने, पर वह तो बिल्कुल बच्ची है, जो अभी कुछ भी तो नहीं जानती। और दूसरी कविता है जो नीतीश पढ़ेंगे, वह कविता ये है। खालिद खालिद जुमा की है जो मैं हाँ पढ़ता हूँ। जी। ओ गाजा के दुष्ट बच्चों। और ये बिल्कुल सच बात है कि हमें हमें अपनी, ये इस किताब के शुरू में लिखा हुआ है कि अ, अगर हम किस तरफ हैं, हम बंदूक की तरफ हैं या बंदूक के सामने खड़े हुए इंसान की तरफ हैं। और यहीं से चीज़ें तय होती हैं हमारे इंसानियत की। तो ये किताब भी यही सोच कर की गई थी, और आज की बातचीत भी हम लोगों ने यही सोच के की कि हम किस तरफ खड़े हैं, हम तो बंदूक की तरफ खड़े हैं या फिर इंसान की तरफ खड़े हैं। और यहीं से शायद तय होता है कि आप 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 गांधी की तरफ हैं या गोडसे की तरफ। ओ गाजा के दुष्ट बच्चों, खालिद जुमा की कविता है। ओ गाजा के दुष्ट बच्चों, तुम जिन्होंने मुझे हमेशा परेशान किया, मेरी खिड़की के नीचे चीख पुकार मचाते, तुम जो मेरी सुबह को भरते रहे दौड़ भाग और धमा चौकड़ी से, तुम जिन्होंने तोड़ दिया मेरे फूलदान को और बालकनी से उगे इकलौते फूल को चुराया, लौट आओ, चीखो जितना मन हो और तोड़ दो सारे फूलदानों को, चुरा लो सारे फूलों को, लौट आओ, बस लौट आओ।
जी, और यह कविता है बासमान अल-दिरावी की, जिसका अनुवाद आपने ही किया है निदेश। शांता तुम्हें चश्मे की जरूरत नहीं। दिख रहा है तुम्हें वह काला बादल वहां पर शांता? एक गजा का बच्चा था अपने तोहफे की राह देखता, अपने पिता के साथ अनजान सिपाही वाले चौक पर जाने की राह देखता। वह छोटी कारों पर सवारी गांठने की, समुद्र तट पर जाने की, रेत और लहरों से खेलने की, मकई का एक कप खरीदने की, फिर घर जाकर सो जाने की, मंडराते जहाजों की पिनपिनाहटों के नीचे, जिन्हें बच्चे समझने लगे थे कि आसमान का ही हिस्सा है, अंतरिक्ष की ही आवाज। क्या बताए उसने अपने सपने सोने के पहले? क्या थे वे? क्या उसने सपने देखे जिंदगी के, बूढ़े होने के? या फिर उसने भी बाकी बच्चों की तरह तुम्हें बताया कि गाजा में बच्चे बड़े नहीं होते? तुम्हें चश्मे की जरूरत नहीं है शांता। दिख रहा है वह काला बादल वहां पर जो उठा कुछ ही घंटे पहले बमबारी में। उसके नीचे मार दिए गए बच्चों की लाशें हैं, उनके पिता, माँ और भाई बहनों की। उसके नीचे दबे हैं उनके खिलौने, मकान और पूरा मोहल्ला, और ना पूरे हुए सपनों और उम्मीदों की फहरिस्त। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन आपका और दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और अगर हम जैसा कि हम खुद को भी थोड़ा टटोल के देखें कि हम किस तरफ, कहाँ और क्यों खड़े हुए हैं इस मुकाम पर, जो कहीं और कुछ हो रहा है, बट हम कहीं कहाँ उसमें भागीदार हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।